जो अगर हमारी लिस्टिंग बेहतरीन होगी, लिस्टिंग हमारी अच्छी क्रिएट होगी, तो हमारी जो रैंकिंग के ऊपर जो हमने आधी एफर्ट पुट करनी है वो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब हमारा एक ऑलरेडी रैंक क्रिएट हो जाता है अच्छी लिस्टिंग के ऊपर। अमेज़ोन देख रहा होता है कि इस बंदे ने किस तरह की लिस्टिंग क्रिएट की है, और अगर उसकी लिस्टिंग अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, तो उसको ऑलरेडी रैंक में लेके आ दिया जाता है। मतलब वो लास्ट पेजेस पे नहीं होता है, वो टॉप के पेजेस पे होता है, टॉप 5 पेजेस में होगा या टॉप 6 पेजेस में वो इजीली आ जाता होता है। तो अगर आप टॉप के पेजेस में आ जाएं, टॉप 5 या टॉप 6 के पेजेस में अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने के साथ ही आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ोन चाह रहा है कि आप लोग टॉप में आए, फर्स्ट पेज में टॉप 10 के अंदर आए। ठीक है जी, तो आपकी जो 50% जो एफर्ट है और जो गिव अवेज वाला मेथड है वो उसी टाइम आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज आप एक दफ़ा बैठे हुए हैं लास्ट पेज के ऊपर, सात पेजेस हैं और आप सातवें पेज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपको पहले पेज पे टॉप 10 में आने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 गिव अवेज करने पड़ेंगे या करने पड़े। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी होगी, लिस्टिंग के अंदर ए प्लस कंटेंट आपने ऐड किया होगा, उसके अंदर आपने HTML लैंग्वेज ऐड की होगी और इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड की होंगी, तो आप लास्ट पेज पे नहीं होंगे, आप लोग तीसरे या चौथे पेज पे होंगे। तो जहां आपने 100 गिव अवे करने हैं, वहीं आपके 40 या 50 गिव अवे से भी आप टॉप रैंक में आ जाएंगे इजीली। तो लिस्टिंग क्रिएशन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अपने लिए एक आइडियल लिस्टिंग्स भी लेकर रखी थी कि आइडियल लिस्टिंग्स हमारी कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने जहन में रखनी है। तो आज हम अपना लिस्टिंग क्रिएशन वाला जो टास्क है ना, जो लिस्टिंग क्रिएशन वाला मेथड है या जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके आगे फिर हम लोग चलेंगे अपनी सर्विसेज की तरफ, क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएं। और जितना हमें सेशन के दौरान ही हमें क्लाइंट मिलेंगे, हम उनके साथ वर्किंग शुरू करेंगे, तो उतना ही अच्छा होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और सेशन के आखिर तक हम एक अच्छे खासे हमारे पास नॉलेज होगा, स्किल होगा। ठीक है जी, हमारा एक पोर्टफोलियो बन गया होगा। पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वर्थ हमें आगे चल के पता लगेगी कि पोर्टफोलियो क्रिएट करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपना लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ। अकाउंट के ऊपर बैठे हुए हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट है हमारा। ठीक है जी, यूके का अकाउंट है। और लिस्टिंग क्रिएशन हम सबको पता है कि कैटलॉग के थ्रू भी हम लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री के ऊपर भी हमारा लिस्टिंग क्रिएशन का होता है प्रोसीजर। ठीक है, और इन्वेंट्री के अंदर जाके भी मेन के ऊपर हमें एक लिस्टिंग क्रिएशन का टैब नज़र आ रहा होता है। तो इन्वेंट्री में बेसिकली हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है मैनेज इन्वेंट्री, क्योंकि हमने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं, लिस्टिंग का हम कंपेन चला लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो ये उसी तरह है कि फर्स्ट पोजीशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस फर्स्ट पोजीशन को बरकरार रखना, उसके ऊपर अपना जो रैंक है वो बरकरार रखना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मैनेज इन्वेंट्री सबसे इम्पोर्टेंट टैब है हमारा। मैनेज इन्वेंट्री में यहाँ पे हमारे पास ऐड अ प्रोडक्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। तो लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाएंगे हम लोग अब। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो लिस्टिंग क्रिएशन में जो चीज़ें देखी थी वो काफ़ी स्पेसिफिक थी और अप्रॉक्सीमेटली हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया हुआ था। ठीक है जी, लेकिन अब जो हम चीज़ें देखेंगे आगे चल के, उसके अंदर हमारा एक कह लें स्किल और तजुर्बा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारे पास स्किल नहीं ना होगा, तो जो तजुर्बा है, चलें वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, हम लोग जब वर्किंग करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा। लेकिन जो स्किल है, अगर हम वो अभी गेन नहीं करेंगे तो आगे चल के फिर हमें मुश्किल आएगी, क्योंकि आप लोगों की सोच के ऊपर, आप लोगों की थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड इन अमेजोन, क्योंकि हम एक ऐसी लिस्टिंग ऐड करने जा रहे हैं जो कि नई लिस्टिंग है, जो किसी ऑलरेडी लिस्टिंग हम नहीं क्रिएट कर रहे, हम एक नई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे ना कैटेगरी, अब कैटेगरी का एक बहुत ज़्यादा ना इशू आ रहा था कि कैटेगरी सिलेक्ट कौन सी करनी है, कौन सी कैटेगरी के अंदर हमने जाना है, लॉन्च करनी है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है, एक तो अगर हम लोग यूएई या सऊदीया की मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, यूएई या सऊदीया की मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, अगर इन मार्केट्स में वर्किंग कर रहे हैं तो हमें मैनुअली कैटेगरीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर हम इन दो मार्केट्स में वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक वेल स्टैब्लिश मार्केट्स में हैं, मतलब यूएसए, यूके, जर्मनी, स्पेन, इस तरह की मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, तो नीचे हमें अमेजोन ने टैब दिया हुआ है कि आप यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करो। ठीक है, मैं आपको रेकमेंडेड कैटेगरीज ला के दे दूंगा। और ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात 110% वैलिड है कि अगर अमेजोन कोई चीज़ रेकमेंड करता है ना, और हम उस रेकमेंडेड चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें उसमें फ़र्क नज़र आता है
कि उसके रैंक के अंदर फ़र्क नज़र आता है, उस चीज़ की क्वालिटी के अंदर फ़र्क नज़र आता है। तो हमने हमेशा अमेज़ोन की रिकमेंडेशंस को तरजीह देनी है, ठीक है, नॉट 100% बल्कि 70% या 80% लाजमी देनी है, ठीक है, 100% नहीं देंगे। वो 100% क्या है, बाकी जो रिमेनिंग 20% है जिसको मैं कह रहा हूँ कि नहीं उस रिमेनिंग 20% को हमने निगलेक्ट कर देना है, वो हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा जी, क्योंकि अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं यूएसए यूके के लिए, ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम इसको अवेल करेंगे। प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करेंगे और वो खुद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करके दे देगा, हमें मैनुअली करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैनुअली का भी एक प्रोसीजर है, हमने उसको डिस्कस भी किया था, आज दोबारा भी उसको डिस्कस कर लेंगे कि मैनुअली हमने किस प्रोसीजर को अपनाना है कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के लिए। अगर मैनुअली करेंगे उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, और उसके अंदर हमारे जहन में एक आइडिया होना चाहिए कि हमने मैनुअली कैसे प्रोडक्ट की कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी, उसको हम देख लेंगे। प्रोडक्ट आईडी, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट आईडी हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि प्रोडक्ट आईडी क्या चीज़ होती है। प्रोडक्ट आईडी कहते हैं एक स्पेसिफिक कोड को, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कोड को जो अमेज़न को रिक्वायर होता है उसकी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि अगर आपने कोई दुकान खोलनी है या अगर आपने कोई चीज़ मार्केट में लेके आनी है तो आप उसके लिए ब्रांड रजिस्टर करते हैं, और जब आप ब्रांड रजिस्टर करते हैं ना तो उसके ऊपर आपको एक ट्रेडमार्क नंबर वगैरह या कोई इस तरह की स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, ठीक है जी। तो अमेज़न के ऊपर अपनी दुकान क्रिएट करने के लिए ना आपको अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कोड देना पड़ता है अमेज़न को, जिस कोड का यूज करते हुए, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है, उस कोड का यूज करते हुए अमेज़न हमें एसएन असाइन करता है, ठीक है जी। अगर हम यूपीसी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अमेज़न एसएन नहीं क्रिएट करेगा हमारा, वो कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो लिस्टिंग ही क्रिएट नहीं होगी फिर हमारी। तो यहाँ पे हमने यूपीसी कोड या ईएएन, अगर हम लोग यूके वगैरह में वर्किंग कर रहे हैं, यूएई में सॉरी यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूरोपियन मार्केट्स में वर्किंग कर रहे हैं तो ईएएन यूरोपियन आर्टिकल नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी किसी भी मार्केट में यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे अमेज़न है तो हम उसके लिए यूपीसी ही यूज़ करेंगे। यूपीसी क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दो वेबसाइट्स बताई थी जो कि रिकमेंडेड है, जो हर हर वर्चुअल असिस्टेंट, हर सेलर, हर इन्वेस्टर, इवन अमेज़न आपको रेकमेंड करता है, ठीक है जी। उसमें से एक वेबसाइट थी हमारे पास speedybarcode.com, speedybarcodes.com, और सेकंड थी हमारे पास GS1 की .com की वेबसाइट। अब इन दोनों में से, अब ये दोनों रेकमेंड है, अब दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, इन दोनों के यूपीसी, ईएएन, जीटीएस, जीटीआईएन, ये सब इनके बेहतरीन है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बियर कर सकते हैं और आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है लॉन्च से रिलेटेड। अच्छा, ये भी ना एक ये जो कॉन्शियस क्लाइंट और नॉन कॉन्शियस क्लाइंट की भी एक डिफरेंस है। अब कॉन्शियस क्लाइंट कौन से होते हैं और नॉन कॉन्शियस क्लाइंट कौन से होते हैं, इनमें भी हम आज डिफरेंस देखेंगे थोड़ा। अच्छा जी, एक है हमारे पास, ये देखें स्पीडी बारकोड्स, सेकंड वेबसाइट आ रही है स्पीडी बारकोड्स। ये आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले अमेज़न की रेकमेंडेड वेबसाइट थी। अमेज़न इसको रेकमेंड किया करता था, और ये इसके जो बारकोड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि रेकमेंडेड भी हैं, अभी भी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं, और इनकी जो प्राइस रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा कह लें आप रीज़नेबल प्राइस रेंज है, ठीक है जी। एक ये वेबसाइट है, और मोस्टली मैं भी यही यूज़ करता हूँ। और अगर आप लोगों के पास, आप लोगों के क्लाइंट के पास ज़्यादा कोई बजट नहीं है तो आप लोग लाजमी स्पीडी बारकोड से ही परचेज करेंगे। अगर इससे नीचे जाना वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनको मैं रेकमेंड नहीं करता है, ठीक है जी। लीगल वेबसाइट और ज़्यादा रेकमेंडेड यही वेबसाइट है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। दूसरी हमारे पास है GS1। GS1 के बारकोड अमेज़न खुद रेकमेंड करता है। ये लेकिन थोड़े से कह लें आपके एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, लेकिन इस एक्सपेंसिव चीज़ को परचेज करने में आपको फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये अमेज़न रेकमेंड करता है, और थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ देखी है कि अगर हम लोग अमेज़न की रिकमेंडेशन के ऊपर वर्किंग करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें हमारी रैंकिंग के ऊपर, हमारे अमेज़न की लाइफ में पड़ता है हमें, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग बारकोड्स परचेज कर सकते हैं, और ये थोड़े से महंगे होते हैं। अब आ जाते हैं, देखें, अब मैंने आपको कहा कि GS1 अमेज़न रेकमेंड करता है, ये देखें नीचे पड़े, इन्होंने कहा हुआ है कि ये देखें GS1,
चेकिंग आईडी अगेंस्ट GS1, मतलब ये लोग खुद कह रहे हैं कि आप GS1 के अगेंस्ट या GS1 वाले बारकोड यूज करें। तो यूपीसी ले लेंगे अगर हम लोग यूएसए में वर्किंग कर रहे हैं, EAN ले लेंगे अगर हम लोग यूके वगैरह में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब भी क्योंकि हम लोग क्या नाम है यूएसए से रिलेटेड हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन कर रहे हैं, तो यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को यूज करेंगे। और यहाँ भी ये चीज सिलेक्ट जरूर करनी है। सर इसको भी क्लाइंट पे करता है या VA? नहीं, आपका ये जो है ना बार कोड्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, कुछ भी करना हो ना, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सब कुछ क्लाइंट करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपने सिर्फ सर्विसेज देनी है, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने कुछ परचेज नहीं करना अपने क्लाइंट के लिए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट पुट नहीं करनी, इवन 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट पुट नहीं करनी है आपने। यूपीसी के बगैर प्रोडक्ट सेव नहीं होती। जी बिल्कुल, अगर आप यूपीसी, EAN, GTIN, JSIN इनमें से कोई भी चीज़ पुट नहीं ना करेंगे यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी नहीं देंगे, तो आपकी लिस्टिंग सेव नहीं होगी, आपकी लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ अगर आप लोगों को नज़र आई होगी कि हम लोग अभी कौन सी लिस्टिंग के अंदर बैठे हुए हैं, किस तरह की लिस्टिंग अगर हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, अगर किसी को नज़र आ रहा हो। पेरेंट लिस्टिंग करेंगे। नहीं, पेरेंट नहीं, आप लोगों के सामने डमी सर, डमी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करेंगे सर। जी उमर जवेद, आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी ना बेसिकली हमने यहाँ पे ये एडवांस व्यू ओपन किया नहीं है। अगर हम लोग एडवांस व्यू को ओपन कर देंगे ना, तब हम लोग जो लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वो होगी हमारी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक एडवांस व्यू को ओपन नहीं किया, इनेबल नहीं किया, तो हम लोग अभी तक कौन सी लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे थे, वो हम कर रहे थे डमी लिस्टिंग। देखें डमी लिस्टिंग में डिफरेंस क्या है। आपने पूछा था सर डमी लिस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, आज हम थोड़ा सा उस चीज को भी स्टडी करते हैं कि डमी लिस्टिंग और एडवांस लिस्टिंग में क्या डिफरेंस है ऑप्टिमाइज लिस्टिंग में, और डमी लिस्टिंग की जरूरत कब होती है और एडवांस लिस्टिंग की जरूरत कब होती है हमें। अच्छा, बेसिकली अब आप लोगों के सामने ना जो लिस्टिंग ऑप्शंस खुले हुए हैं, ये डमी लिस्टिंग है, बहुत थोड़ी ऑप्शंस हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि ये तो नीचे तक एक लंबी अच्छी खासी एक लिस्ट थी, तो अभी तो सिर्फ डमी लिस्टिंग में ये बहुत थोड़ी सी लिस्ट नजर आ रही है, 2 से 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी सिर्फ ऑफर और इमेजेस का टैब अवेलेबल है, ठीक है जी। तो बेसिकली डमी लिस्टिंग ना हम लोग क्रिएट करते हैं जब हमने लिस्ट अपनी इन्वेंट्री का ऑर्डर देना होता है। हमारा सप्लायर, हमने चाइना का एक सप्लायर पकड़ लिया, हमारा सप्लायर फिक्स हो गया, वो हमारे पसंदीदा रेट के ऊपर हमें इन्वेंट्री देने के लिए तैयार है, शिपमेंट भी ऑन टाइम आएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से पहले अभी आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस नहीं करना, ठीक है जी। अब आप लोगों, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, या मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरे क्लाइंट के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और हमने ना उसका पेटेंट चेक करवाया है, और ना हमें इतना कोई अंदाजा है कि ये प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं या नॉन गेटेड है, ठीक है जी। तो उसमें ये होगा कि हम लोग इसकी इसी तरह बगैर एडवांस व्यू को ओपन करें, हम लोग ये सारे टैब्स को फिल करते हुए एक उसकी डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। डमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे। अगर वो डमी लिस्टिंग क्रिएट हो गई, अगर इमेजेस पुट करने के बाद हमें यहाँ पे सेव का बटन एनेबल हो गया और लिस्टिंग सेव हो गई, इसका मतलब होगा कि 99% ये लिस्टिंग अनगेट है, ठीक है, गेटेड नहीं है, ना इसके अंदर कोई पेटेंट का इशू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। उसके बाद भी एक और प्रोसीजर होता है, हम अमेज़न के साथ केस ओपन करके कहते हैं कि ये लिस्टिंग है, ये इसका एसिन है। जब डमी लिस्टिंग क्रिएट होती है तो उसको भी एसिन दिया जाता है, ये इसका एसिन है, क्या मैं इसको सेल कर सकता हूँ, आपको कोई इसका इशू तो नहीं। अमेज़न रिप्लाई करता है कि जी बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तब आपका 110% हो जाता है कि इस लिस्टिंग के अंदर कोई इशू नहीं है, ना कोई पेटेंट का इशू है, ना इसके अंदर कोई गेटेडनेस का इशू है, हैजार्डस भी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। वो प्रोसीजर पे हम आगे चल के देखेंगे। तो अच्छा जी, मुझे अप्रूवल मिल गया, अब मैं क्या करूंगा, मैंने डमी लिस्टिंग क्रिएट की हुई थी, अब मुझे अप्रूवल मिल गया, मेरी इन्वेंट्री तैयार हो गई है, उसको मैंने आइटम लेबल, बॉक्स लेबल सब कुछ दे दिया, मेरी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस में आ गई है। और वो किस लिस्टिंग के अक्रॉस मेरी अमेज़न के वेयर हाउस में आई है, किस लिस्टिंग के अक्रॉस? ऑब्वियसली इसी लिस्टिंग के अक्रॉस जो मैंने क्रिएट की है। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि सर ये हम डमी लिस्टिंग कोई और होगी और एडवांस लिस्टिंग या ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कोई और होगी? नहीं, आप डमी लिस्टिंग को ही एडवांस लिस्टिंग में कन्वर्ट करेंगे, आप डमी लिस्टिंग को ही एडवांस लिस्टिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री आने लगी है, आप गए अपने सेलर सेंट्रल में और डमी लिस्टिंग को किया एडिट। जब आप एडिट करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे यूपीसी वगैरह, प्रोडक्ट टाइटल वगैरह डला होगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से एडवांस व्यू ओपन कर लेना है।
जब आप एडवांस व्यू ओपन करेंगे ना तो जो टैब रिमेनिंग है वो आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि वो आपकी बन जाएगी एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, वो आपकी एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बन जाएगी फिर, ठीक है जी। तो इस तरह हमने डमी लिस्टिंग को ही यूज करते हुए ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, यही प्रोसीजर होता है हमारा। अच्छा जी, प्रोडक्ट डिटेल्स आईडी वगैरह यूपीसी डाल दिया हमने। अब हम आते हैं अपने टाइटल की तरफ। अब टाइटल आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छे बनाए थे, बड़े अच्छे टाइटल थे, लेकिन इसमें बस इशू ये था कि वो थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे थे। अब 80 कैरेक्टर्स हैं आपके पास, 80 कैरेक्टर्स, हमने 80 के 80 कैरेक्टर्स को इनेबल करना है, उनको यूज करना है, ठीक है जी। हमने ये नहीं करना कि हमने 10-15 कैरेक्टर्स का या 50 कैरेक्टर्स का वर्ड एक लाइट टाइटल बना दिया। अब ये भी चीज है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि जितना छोटा टाइटल होगा, जितना छोटा टाइटल होगा उतनी अच्छी बात है। जितना छोटा टाइटल होगा उतनी अच्छी बात है, बायर उतना ज्यादा पड़ेगा आपके टाइटल का। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है, और हमारे पास 2 से 3 ऐसे कीवर्ड हैं जो मेन कीवर्ड है हमारे, जो हमने लाजमन प्रोडक्ट में ऐड करने हैं, प्रोडक्ट के टाइटल में ऐड करने हैं, ताकि जब हम उनके अक्रॉस रैंकिंग कर रहे हो तो वो जो गिव अवेज है या जो उनका जो वेटेज है वो मिक्सअप ना हो दूसरे कीवर्ड्स के अक्रॉस। हम जिस कीवर्ड के अक्रॉस गिव अवे करें वो कीवर्ड हमारे टाइटल में लाजमी मौजूद हो, ठीक है जी। तो इस वजह से हम 2 से 3 मेन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं लाजमी। और दूसरी चीज, क्योंकि अब मोबाइल यूजर्स भी हैं हमारे यहाँ पे, और ज्यादातर तो मोबाइल यूजर्स हैं, तो मोबाइल यूजर्स तो चाहते ही ये हैं कि इनको टाइटल में ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इस वजह से हमने 80 कैरेक्टर्स को इनेबल करना होता है। वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स भी यूज करते हैं, वहां पे हम लोग कीवर्ड्स भी यूज करते हैं, और साथ साथ अपने क्वालिटीज भी बता देते हैं एक दो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि लेट्स सपोज आपका कोई भी ब्रांड है, लेट्स सपोज आयो मेरा ब्रांड है, ठीक है जी। उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो मैंने टारगेट करना है, गार्लिक मिंसर, ठीक है जी, गार्लिक मिंसर हो गया। अब एक कीवर्ड बताया है, अब मैं उसके बाद एक उसकी क्वालिटी बता देता हूँ, ठीक है जी। अब क्वालिटी भी हो गई है, कीवर्ड भी आ गया, इसके बाद एक दो कीवर्ड और मैं टाइप करूंगा, एक कीवर्ड फिर एक क्वालिटी, ठीक है। और लास्ट में जाके ना मैं इसकी डायमेंशन पुट कर दूंगा। लेट्स सपोज इसकी डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर इनटू, अब इनटू का साइन भी आप यूज कर सकते हैं, क्रॉस का साइन भी यूज कर सकते हैं, और ऊपर वो जो आप एक वो लाइन सी आती है ना वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो इंचेस को सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता होता है, वो ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। अगर आप वो कर लें तो वो ज्यादा रेकमेंड है। लेट्स सपोज जो भी आपके डायमेंशन है वो आपने यहाँ पे पुट कर ली, आपका टाइटल बन गया है। छोटे टाइटल नहीं रखने, वो थोड़े रीजनेबल, और 80 कैरेक्टर्स का टाइटल आपने पूरा करना है लाजमी। अच्छा जी, चैट में सर वो तो यूज़ हो गए थे, बल्कि ज़्यादा हो गए थे टाइटल। सर मेरे टाइटल 206 कैरेक्टर्स का था, उसको कैसे मैनेज करना है? हाँ, अब यहाँ पे ना ये है कि आप अगर हम लोग 206 कैरेक्टर्स, आप ये तो बहुत ज़्यादा है। इसमें फिर ये है कि ना आप 3 कीवर्ड यूज़ करें, आप कम से कम 2 कीवर्ड यूज़ करें, और टाइटल में अगर आप कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं ना तो उसमें कोशिश ये करें कि एक हो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक हो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड की जो फिजिक्स है, जो मेथड है, वो खुद में एक बहुत बड़ी एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। अब ज्यादा फायदा किन कीवर्ड्स के ऊपर होता है, इसकी भी एक अच्छी खासी हमारी डिस्कशन होनी है आगे चल के, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप एक शॉर्ट टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल मतलब 2 वर्ड वाला कीवर्ड, और एक लॉन्ग टेल का कीवर्ड यूज कर लें, मतलब 3 कैरेक्टर्स का कीवर्ड यूज कर लें, 3 वर्ड्स का कीवर्ड यूज कर लें। और उसकी तरह मतलब उसी लिहाज से फिर आप जो क्वालिटी बयान करते हैं उसमें 1 या 2 क्वालिटी कर लें, और फिर उसकी डायमेंशन बयान करके उसको 80 कैरेक्टर्स तक लेके आए। अगर आप 80 कैरेक्टर्स से ज्यादा जाएंगे ना तो यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा, यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, ठीक है जी। ब्रांड नेम, जो आपका ब्रांड नेम जिसके साथ आप वर्किंग कर रहे हैं, और वही आपका मैन्युफैक्चरर भी होगा, इस चीज को जहन में रखना है। ये नहीं कि मतलब आप ब्रांड नेम कोई और पुट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर कोई और है आपका। मॉडल नंबर, कंट्री नेम, कंटेन्स लिक्विड्स वगैरह, नो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट करवाना चाहता हूँ अपनी लिस्टिंग के अंदर, अपने बुलेट पॉइंट्स के ऊपर, तो कंटेन लिक्विड्स को मैं जरूर नो करूंगा।
सर इस आइटम नेम में भी HTML टैग्स यूज होते हैं? नहीं, हम लोग टाइटल में नहीं यूज करेंगे, हम लोग अभी आगे चलते हैं ना, हम लोग बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर यूज करेंगे, टाइटल में नहीं हम यूज करेंगे, टाइटल हमने सिंपल सही रखना है। आइटम टाइप नेम वगैरह, अगर हमारी प्रोडक्ट की कोई टाइप है, साइज वगैरह जरूर पुट करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है, उसी एग्जांपल को हम अभी यूज कर लेते हैं। ठीक है, साइज मैप मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कलर, जो भी आपका कलर है आपकी प्रोडक्ट का, सिल्वर है सिल्वर पुट कर लें, ब्लैक है ब्लैक, और कलर साइज आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी मेंशन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही कलर के ऊपर रहेंगे, एक आपने मेंशन किया आगे जाएं, आगे फिर ग्रे मेंशन कर लें। ठीक है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट मल्टीपल है, वो कलर्स की वाली है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स पुट करेंगे। ठीक है, अगर एक ही कलर है तो एक ही रहने दें। मटेरियल टाइप जरूर बताएं कि आपका मटेरियल क्या है, एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, मटेरियल कंटेन्स लिक्विड, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये सारी इंफॉर्मेशन एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एज एन एडवांस इंफॉर्मेशन ना आपकी लिस्टिंग के ऊपर शो होती है, और जो कि बहुत अच्छी चीज लगती है। मोबाइल यूजर्स को नजर आती है, डेस्कटॉप यूजर्स को नजर आती है, वो एक अट्रैक्टिव चीज होती है। ये इस तरह फिर अगर किसी ने प्रोडक्ट नहीं भी लेनी होती ना, तो वो भी लेने पे मजबूर रहता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब के आपकी लिस्टिंग है, उसके अंदर उसके पैकेट के अंदर ही पैकेट होता है ना, अगर तो पैकेट के अंदर आपने पैकेट सेव किया हुआ है तब आप बता दें, अगर नहीं है तो एज अ डिफॉल्ट वन ही रहने दें, इसको ना ही सिलेक्ट करें। स्टाइल नेम, क्लॉथिंग यूज कर रहे हैं तो हुडी यूज कर रहे हैं, आप लोग टी शर्ट्स वगैरह ले रहे हैं, टी शर्ट सेल कर रहे हैं, जो भी स्टाइल नेम आपका आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। गार्लिक प्रेस, आप गार्लिक प्रेस का एज स्पेसिफिक कोई स्टाइल नेम नहीं है। ठीक है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि एक वो हैंडल्स वाले हैं और एक वो पुश करने वाले सिंपल से हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग जरूर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं ऑफर्स में। अब लेट्स सपोज मैं गार्लिक ब्रेड सेल करना चाह रहा हूँ और मेरी प्रोडक्ट की कोई भी वेरिएशन नहीं है। मैं वेरिएशंस के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि वेरिएशंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वेरिएशंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो मैं वेरिएशन ऐड ही नहीं करूंगा। तो मैं सिंपल वाइटल इन्फो से आगे कहाँ पे आऊंगा, ऑफर्स के ऊपर आऊंगा, और ये ऑफर्स पुट करूंगा, कंप्लायंस, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, मोर डिटेल्स, और आखिर में जाके इसको सेव कर दूंगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अगर मेरी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, तो मुझे एक तो चीज़ जहन में रहनी चाहिए कि जितनी वेरिएशंस होंगी उनसे एक ज़्यादा कीवर्ड लगेगा, एक ज़्यादा यूपीसी लगेगा, सॉरी, कि अगर मेरी 3 वेरिएशन है तो मेरे कितने यूपीसी यूज होंगे, 4 यूज होंगे। ठीक है, एक मेरा होगा यहाँ पे पेरेंट लिस्टिंग के लिए, और बाकी जो 3 होंगे वो यहाँ पे मेरे एक्चुअल चाइल्ड लिस्टिंग्स के लिए यूज होंगे। और चाइल्ड लिस्टिंग ही बायर को नजर आती है, कभी भी उसको पेरेंट लिस्टिंग नजर नहीं आती। पेरेंट लिस्टिंग आपके लिए होती है, ठीक है, या अमेजोन के लिए। वेरिएशन आप डिपेंड करती है, हर प्रोडक्ट की मुख्तलिफ टाइप्स की वेरिएशन होती है, कोई कलर में डिफरेंशिएट होता है, कोई साइज में होता है, कोई मटेरियल में होता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट की कौन कौन सी वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। उनको यहाँ पे सिलेक्ट करें, उनकी प्राइस पुट करें, उनका मटेरियल अगर पूछेगा वो पुट करें, और अलग-अलग यूपीसी पुट करके आगे नेक्स्ट टैब में यूपीसी सिलेक्ट भी करें। ठीक है जी, तो इस तरह हम लोग वेरिएशन ऐड करते हैं। अगर हम लोग वेरिएशन ऐड करेंगे ना, तो ये पीछे से वाइटल इन्फो के ऊपर ये जो यूपीसी है ये गुम हो जाएगा, गुम तो नहीं हो जाएगा, बैकएंड पे चला जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा। तो क्यों? क्योंकि फिर ये पेरेंट लिस्टिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये जो पेरेंट लिस्टिंग जब हम लोग इसको बना देते हैं ना, तो ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जाती है ना, ये वाली सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ब्रांड वाली, टाइटल वाली, ये सब, ये फिर ना, ये फिर सारी चाइल्ड लिस्टिंग के ऊपर डिवाइड हो जाती है, सारी चाइल्ड लिस्टिंग के लिए कॉमन हो जाती है। कॉमन का वर्ड ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल से रहेगा, कि ये वाली जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, ब्रांड नेम, टाइटल वगैरह, ये फिर सारी चाइल्ड लिस्टिंग्स के ऊपर कॉमन हो जाती है। सब में ये सेम इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही होती है सब लिस्टिंग्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक और साइंस भी है, एक और साइंस भी है। सर, इज देयर एनी वे टू गेट यूपीसी फॉर टेस्टिंग प्रोसेस? हाँ, आप एक एक यूपीसी तो परचेज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। स्पीडी बार कोड्स के ऊपर से ना एक यूपीसी अगर आप एज ए न्यू उसके ऊपर साइन इन करते हैं, मतलब मैंने तो किया हुआ है, अगर आप न्यू हैं, आप पहली दफा स्पीडी बार कोड्स के ऊपर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर साइन इन करें, और 1 बार कोड फ्री क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक बार कोड ना फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको साइन इन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, साइन इन करेंगे तो आपको एक बार कोड ये लोग फ्री में दे देंगे। फिर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन पुट करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी वगैरह,
और इसको फिर यहाँ पे रजिस्टर करें, आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको एज एन ईमेल पे ये एक एक्सेल की फाइल शेयर करेंगे जिसके अंदर वो बारकोड होगा, ठीक है। उसके अंदर 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो अगर आप लोगों ने, हाँ ये अच्छा याद दिलाया, आज आप लोगों को टास्क में भी ये चीज दूंगा मैं कि एक एक बारकोड लेके दिखाएं ये स्पीडी बारकोड से, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है टाइम आधा पौना घंटा लगता है, तो आपको फिर आधे पौने घंटे में या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपको ये ना अपनी आपकी ईमेल के ऊपर ये सेंड कर देते हैं बारकोड। तो आप टेस्टिंग के लिए एक बारकोड ले सकते हैं। अच्छा, वेरिएशन में ना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि वेरिएशंस की कुछ कहानी है बेसिकली। अब आप खुद देखें कि अगर तो आपकी वेरिएशन सिर्फ साइज की है, अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन सिर्फ साइज की है और आप उसके सिर्फ साइज में वेरिएट कर रहे हैं, तो आपको इमेजेस डालने की जरूरत क्या है? सेम इमेजेस, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। तो आप एक ही लिस्टिंग के अंदर, जिस तरह मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं amazon.com के ऊपर जाऊं और मैं आपको अपना ब्रांड दिखाऊं, एक सेकंड मैं उसकी एग्जांपल दिखाता हूं। अब वेरिएशंस में ना डिफरेंशिएट कर देती हैं लिस्टिंग्स को। अब अगर आपकी एक प्रोडक्ट हो, उसकी सिर्फ साइज की वेरिएशन हो, लेट्स सपोज ये ब्रांड है, इसकी सिर्फ साइज की वेरिएशंस थी, तो आपकी इमेजेस तो सेम ही यूज हो रही है ना, मतलब साइज का डिफरेंस है। ग्रे की जैकेट है, 34 साइज में भी सेम है, 38 साइज में भी यही जैकेट है, ठीक है, बस साइज का डिफरेंस है। तो अगर आपकी सिर्फ साइज का डिफरेंस हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा इमेजेस पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही लिस्टिंग में आपकी साइज की सारी वेरिएशंस आ जाती होती हैं, ठीक है। ये देखिए जिस तरह ये है, ये सेम है। लेकिन अगर आपकी कलर की वेरिएशंस है, अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कलर की वेरिएशन है, मतलब लेट्स सपोज ये टी शर्ट है, ये नीचे ऐड नजर आ रही है इसकी, इसके ऊपर जाते हैं और इसकी कलर की वेरिएशन है, इसकी तो वैसे नहीं है। चलो ये देखें, लेट्स सपोज ये एक लिस्टिंग है, ये एक ही ब्रांड की लिस्टिंग है, लेट्स सपोज ये एक ही ब्रांड की लिस्टिंग है और उनकी कलर की वेरिएशंस है, साइज सेम है लेकिन कलर की वेरिएशन है। तो ये लोग बाउंड हैं हर कलर के लिए अलग अलग इमेजेस प्रोवाइड करनी है इन्होंने। एक इनकी प्रोडक्ट है वो 34 साइज की है और उसका ग्रे कलर है, तो ये बाउंड है उसकी इमेजेस प्रोवाइड करने के लिए, ये उसकी एक अलग से लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। मेरे पास दो कलर हैं, एक है मेरे पास रेड, एक है मेरे पास ब्लैक, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मेरा बायर रेड वाली लिस्टिंग भी देखे और ब्लैक वाली लिस्टिंग भी देखे, और मैं ये भी चाहता हूं कि वो दोनों आपस में वेरिएशन में ऐड हो जाएं ताकि मुझे एक ही लिस्टिंग को रैंक करना पड़े, मुझे अलग से रेड को और अलग से ब्लैक को रैंक ना करना पड़े। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं पहले रेड के लिए अलग लिस्टिंग क्रिएट करूंगा, ठीक है, और फिर ब्लैक के लिए अलग लिस्टिंग क्रिएट करूंगा। दोनों लिस्टिंग क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, साइज सेम है, साइज 34 है, ठीक है, दोनों लिस्टिंग क्रिएट हो गई, ठीक है। दोनों का साइज सेम है, दोनों को एसिन असाइन हो गए हैं अमेजोन की तरफ से, दोनों लिस्टिंग को अमेजोन ने एसिन असाइन कर दी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उन दोनों को वेरिएशन में ऐड करूं, तो और मैं चाहता हूं कि रेड वाली वेरिएशन जो है मेरी वो पहले नजर आए, रेड कलर वाली वेरिएशन मेरी पहले नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जाऊंगा यूपीसी वगैरह डालूंगा, ब्रांड इंफॉर्मेशन डालूंगा और कलर में जाके, कलर वाली जगह पे जाके मैं रेड लिख दूंगा, यहां पे जाके रेड लिखूंगा। और जब मैं यहां पे जाऊंगा वेरिएशंस के टैब के अंदर, ठीक है, वेरिएशन के टैब के अंदर मैं कलर सेलेक्ट करूंगा, कलर की वेरिएशन है मेरी, ठीक है। जिस तरह मैंने उधर ब्लैक लिखा हुआ था, रेड मैं चाहता हूं कि रेड, चलो रेड मैं सेकेंडरी ऐड करना चाहता हूं, ऐड वेरिएशन करूंगा। अच्छा जी, अब ऐड वेरिएशन जब मैं करूंगा ना, जब मैं ऐड वेरिएशन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी आ रहा है। हम लोग पहले क्या डालते थे, कल हमने जो परसों देखी थी सैटरडे को, कि हम लोग यहाँ पे डालेंगे यूपीसी। अब यूपीसी किन लिस्टिंग में डाला जाता है, यूपीसी उन लिस्टिंग में डाला जाता है जो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होते, जो नई लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। अब यहाँ पे ब्लैक की लिस्टिंग भी क्रिएट है ऑलरेडी और रेड की लिस्टिंग भी ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे यूपीसी नहीं डालूंगा, मैं उनके एसिन डालूंगा। मैं ये जो लेट्स वो ये एक मेरी लिस्टिंग क्रिएट हुई हुई है और एक ये लिस्टिंग क्रिएट हुई है, इनके एसिन है जो भी हैं, मैं इनके ये वाले एसिन डालूंगा यहाँ पे। और जब मैं इनके एसिन डाल के फिर यहाँ पे सेव करूंगा एसिन, मैं यहाँ पे एसिन सेव करूंगा।
और जब मैं एसिन सेव करके बाकी भी सारी इंफॉर्मेशन एज एन ऑर्डिनरी डालूंगा, प्राइस वगैरह डालूंगा, कलर मैप डालूंगा कि इसका कलर मैप रेड है, इसका ब्लैक है, सेक्टर सेक्टर, क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट में मैं कहता हूँ इसका नाम ब्लैक रख दो और इसका नाम रेड रख दो, मेरी मर्जी ना, मैंने अपना नाम रखना है अपनी लिस्टिंग का, ठीक है, तो इसका नाम ब्लैक रख दो, इसका नाम रेड रख दो, ठीक हो गया। इसी तरह फिर मैं आगे जाऊंगा, ऑफर्स में जाऊंगा, ऑफर्स में जाके एक स्टैंडर्ड प्राइस बता दूंगा। स्टैंडर्ड प्राइस कौन सी बताऊंगा? स्टैंडर्ड प्राइस अब क्योंकि पीछे मैंने एसिन सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, और जब मैं एसिन डाल लूंगा वो इस एसिन को वेरीफाई करेगा अमेजोन ड्यूरिंग लिस्टिंग क्रिएशन के ये तो एसिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिर प्राइस वगैरह नहीं पूछेगा, पूछ भी ले तो कौन सी प्राइस देनी है यहाँ पे हमने देनी है जो वो उस लिस्टिंग की प्राइस देनी है जो ऊपर है, ब्लैक वाली ऊपर है तो ब्लैक वाली की प्राइस हमने यहाँ पे देनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन माइग्रेटेड टेम्पलेट नहीं छेड़ना इसे। ऑर्डर क्वांटिटी डिपेंड करता है आप लोग रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, ठीक है। गिफ्ट रैप अवेलेबल है या नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल कौन सा है, फुलफिलमेंट चैनल FBM है या FBA है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि FBA है मेरा, ठीक है। फिर इसके आगे आ जाऊंगा, कंप्लाइंस में जाऊंगा। कंप्लाइंस में अगर तो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लाइंस में ना आपको सारी वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो बैटरी से रिलेटेड है। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर बैटरीज यूज होती हैं, बैटरीज अवेलेबल हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर, या अगर आप फर्स्ट टाइम जब आप अपनी प्रोडक्ट को दे रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भी दे रहे हो, आप अमेजोन के वेयर हाउस में भेज रहे हो, तब उसके साथ बैटरी अटैच नहीं है। लेकिन जब बायर उसको खरीदेगा और उसको खरीदने के बाद उसको यूज करने के लिए उसको बैटरीज का यूज करना पड़ेगा, तो तब भी आप यहाँ पे बैटरी की इंफॉर्मेशन डालोगे, ठीक है। बैटरी कॉम्पोजिशन क्या है, वो HBO कॉम्पोजिशन आपकी आती है, सिल्वर पॉलीमर वगैरह, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन आपने ऐड करनी है, बैटरी टाइप कौन सी है, ठीक है, वॉट कितने हैं, लिथियम सेल कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने मस्ट ऐड करनी है, ठीक है, अगर आपकी बैटरी यूज होती है। और एक और चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे बैटरीज की इंफॉर्मेशन है ना, आप बैटरीज अगर यूज होती हैं तो आपकी लिस्टिंग वो क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग को थोड़ी देर के लिए गायब कर देगा जब आप इसको सेव करोगे। क्यों गायब करेगा इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अच्छा, इमेजेस, अब मैंने बताया था कि एक होती है आपकी मेन इमेज जो सबसे पहले बायर को नजर आ रही होती है, मतलब मेन इमेज आप कह लें कि ये देखें ये लिस्टिंग्स है। अब इनकी ये वाली जो इमेज है ना, ये इनकी मेन इमेज है जो सबसे पहले लिस्टिंग के अंदर जाए बगैर नजर आ रही होती है। जब हम लोग लिस्टिंग के अंदर नहीं और गए होते हैं ना, और ऊपर से पूरी नीच के ऊपर जो इमेज नजर आ रही होती है, ये होती है हमारी मेन इमेज। और ये जो 2 से 3 इसने दो और इमेज लगाई हुई है, ये है इसकी सब इमेजेस, ठीक है। ये सेकेंडरी इमेज कह लें आप, हालांकि 3 इमेजेस बहुत थोड़ी होती हैं, मिनिमम हमारे पास 5 से 6 इमेजेस होनी चाहिए हमारी लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है जी। तो मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। Amazon की ये पॉलिसी है, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो, नॉन रजिस्टर्ड हो, अगर आप प्राइम के सेलर नहीं हो, या आपने अपने आप को प्राइम का सेलर रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, तो आपके ऊपर लाजमी है कि आप मेन इमेज को वाइट बैकग्राउंड के साथ ही लगाओ, वाइट प्लेन बैकग्राउंड के साथ। मतलब अगर देखें ना, इसका एक लाइट ब्लू है जो कि वाइट ही दिखता है, लेकिन फिर भी हमारा जो बैकग्राउंड हो वो प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। एक तो चीज ये। और हाँ, अगर हमने अपने आप को एज एन प्राइम सेलर रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो अमेजोन हमें इजाजत दे देता है कि हम बैकग्राउंड वाली इमेज, लाइव इमेज जिसे कहते हैं, जिसके पीछे बैकग्राउंड लगे होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो हम यूज कर सकते हैं एज एन मेन इमेज। अगर हमने नहीं भी किया, हमने अपने आप को प्राइम के साथ रजिस्टर नहीं भी किया, तो ये जो सेकेंडरी इमेजेस है ना, इनके अंदर हम चाहे जितनी मर्जी फैंसी इमेजेस यूज कर लें, इनके अंदर चाहे हम लोग बैकग्राउंड के साथ, रेड बैकग्राउंड के साथ, वॉलपेपर वाली इमेज, जो सी मर्जी इमेज यूज कर, लेकिन मेन इमेज हमने वाइट प्लेन बैकग्राउंड के साथ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 से 7 इमेजेस अपलोड करने की ऑप्शन होती है। यहाँ पे मेरे 10 9 की ऑप्शन हमारे पास है। USA में हमारे पास 10 तक की होती है, और USA में हमारे पास यहाँ पे वीडियो की भी ऑप्शन अपलोड होती है। अच्छा, अभी क्योंकि जिस ब्रांड के ऊपर जो ब्रांड अकाउंट है ना, ये वाला, ये एक अनरजिस्टर्ड ब्रांड है, ये जिसका अकाउंट है। तो जब अनरजिस्टर्ड ब्रांड होता है ना, तो यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड की ऑप्शन शो नहीं हो रही होती। अगर आप लोग किसी रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फिश अपलोड, मतलब वीडियो अपलोड वाली ऑप्शन भी शो होती है। और अगर आप लोग, मेरी बात लिख लें आज ये, कि अगर आप लोग अपनी लिस्टिंग के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं ना, अपनी लिस्टिंग की वीडियो अपलोड करते हैं,
तो मेरे ख्याल से 70% आपकी सिरदर्द उसी टाइम खत्म हो जाती है। 70%। वीडियो अपलोडेशन, वीडियो कैंपेन, ये इस कदर इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये बहुत ज्यादा कम बजट के ऊपर होती है और अमेजोन बहुत ज्यादा रेकमेंड करता है। आजकल भी बहुत ज्यादा रेकमेंड कर रहा है और पहले भी बहुत ज्यादा रेकमेंड कर रहा था। बल्कि आजकल तो आप लोगों के हिसाब लगा लें कि अमेजोन खुद लोगों को ईमेल्स कर रहा है कि वीडियो अपलोड करो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, इससे सेल्स इंक्रीज होती है। और मैंने भी, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, कि मुझे लास्ट वीक अमेजोन ने मैसेज किया था कि अपनी प्रोडक्ट की वीडियो कैंपेन चलाओ। और ये देखिए मैंने वीडियो कैंपेन चलाई है और ये रिसेंटली मैंने क्रिएट की है। ठीक है, पूरी नीश के ऊपर, ये फर्स्ट पेज के ऊपर आपको नजर आ रही है। एक तकरीबन कोई 22 से 25,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर। सर प्रोडक्ट रजिस्टर क्लाइंट खुद करवाता है। हाँ ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं रजिस्टर्ड होता, ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। हाँ आपका क्लाइंट बेसिकली तो ब्रांड वही रजिस्टर करता है, लेकिन अगर उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ना हो और वो आपको कहे कि ब्रांड रजिस्टर करवाओ, तो ब्रांड रजिस्ट्री किस तरह होती है, क्या प्रोसीजर होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पास A to Z सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो वो भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे प्राइस में नहीं भी आती। क्योंकि ऑब्वियसली हमने क्लाइंट के साथ वर्किंग करनी है, उसको हमने थोड़ा शो कराना है कि हम एक एलिजिबल हैं, हम इस चीज़ के, हम एक एक्सपर्ट हैं, तो हम वो भी इंफॉर्मेशन लेंगे सारी। ठीक है जी। और अगर आपको मैं अपनी लिस्टिंग के अंदर दिखाऊं, एक तो ये वीडियो कैंपेन चली हुई है, और अगर लिस्टिंग के अंदर दिखाएं तो लिस्टिंग के अंदर भी मैंने ना वीडियो अपलोड की हुई है। और कब अपलोड की थी? जब अमेजोन ने मुझे ईमेल किया था, ठीक है, कि वीडियो अपलोड करें, आपकी सेल्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वीडियो अपलोड हुई हुई है मेरी लिस्टिंग के अंदर, ये देखें वीडियो अपलोड, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ब्रांड है जिसका ये अकाउंट है, तो इसकी ये वीडियो अपलोड हुई हुई है। ठीक है, तो वीडियो अपलोडेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये मेरे ख्याल से ये वीडियो अपलोडेशन, वीडियो कैंपेन क्रिएशन की वजह से ही 27 रेटिंग्स, मतलब 27 रिव्यूज मिले हैं बगैर किसी को कहे। मतलब अभी तक किसी को नहीं कहा कि आप रिव्यू दो, ये करो वो करो। ठीक है, अब ना रिव्यू के भी बेसिकली ना हम लोग अभी तक ना बहुत ज़्यादा इनिशियल चीज़ों के ऊपर है। रिव्यूज की बात आती है ना, जब रिव्यूज की बात आती है, हम लोग आज तक देखते आए हैं कि अमेजोन बाहर से रिव्यू लाने पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाता है। अमेजोन कहता है कि आपने अपने बायर को रिव्यू का नहीं कहना, ये नहीं कहना। इसकी भी एक पीछे कहानी है, हम इसको भी ना डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज्यादा ना, एक कह लें आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये। ठीक है जी। तो रजिस्टर्ड ब्रांड है तो बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन काम हो गया आपके लिए। आपकी सिर दर्द खत्म होगी, एज अ VA आपकी सिर दर्द खत्म होगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी रिव्यूज़ के लिए, गिव अवेज के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग अमेजोन की रिकमेंडेशंस के ऊपर वर्किंग करते हैं तो आपका 70% काम तो उसी टाइम हल हो जाता है कि आपने वीडियो अपलोड की है, आपने अमेजोन चॉइस के कीवर्ड यूज़ किए हैं, आपने कंपेन, वीडियो कंपेन चलाई है, सब कुछ किया। ठीक है, तो आपकी 70% सिरदर्द तो उसी टाइम खत्म हो जाती है। यहाँ पे जाके आप लोग अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे जो बैकएंड पे आपने सेव की हुई है। ठीक है, अब इमेजेस आपको प्रोवाइड करेगा आपका क्लाइंट। क्लाइंट अगर कहे, अब हम तो हर लिहाज से सोचेंगे ना, क्लाइंट अगर कहे कि नहीं भाई मैं इमेजेस नहीं प्रोवाइड कर सकता, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपने सप्लायर से कहेंगे, जो चाइना का आपका सप्लायर है, उससे कहेंगे कि यार मुझे ना कोई अच्छी सी इमेजेस खींच के दे दे, कोई 6 से 7 इमेजेस 3D इमेजेस हो जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ये चीज़ें करके दे दो। तो सप्लायर भी आपको ना कर देता था, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, तो वो आपको प्रोडक्ट की इमेजेस खींच के दे देता होता है। लेकिन असल में ये जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं ये आपका क्लाइंट ही आपको देता है, क्योंकि उसके पास सैंपल होता है, हमने सैंपल ऑर्डर किया होता है, सैंपल आपके क्लाइंट के पास होता है। तो आप अपने क्लाइंट को कहते हो कि इस सैंपल को किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को दे और उससे कहे कि मुझे 7 प्रोफेशनल इमेजेस इस प्रोडक्ट की खींच के दे, जिसमें से 3 हमारी होंगी 3D इमेजेस और 4 होंगी हमारी क्या नाम है, डायमेंशनल इमेजेस। और अगर वो ब्रांड रजिस्टर्ड है आपके क्लाइंट का, तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि इस मेरे अपने फोटोग्राफर से कहे कि इसकी एक वीडियो भी बना के दे हमें। ठीक है, इसकी एक वीडियो भी बना के दे। वैसे तो वीडियो आप लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास इमेजेस हैं, और इस चीज को भी हम देखेंगे। चलो इतना बर्डन नहीं डालते हम क्लाइंट के ऊपर, हम कहते हैं कि चलो हम वीडियो हम खुद ही बना लेंगे, लेकिन वीडियो बनाने से पहले आप हमें इमेजेस प्रोवाइड करें, क्योंकि वो इमेजेस होंगी तो हम वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो किस तरह बनाएंगे वो हम देखेंगे आगे चल के। यहाँ पे हमने 3D और डायमेंशनल इमेजेस पुट करनी है लाजमन, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर हम लोग जितनी फजूल इमेजेस पुट करेंगे उतनी ही हमारी सेल हमारी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें बायर के जहन का पता होना चाहिए लाजमन।
अगर हमें बायर के ज़ेन का नहीं हमें पता लग रहा है तो हम लोग कैसे अपनी चीज़ सेल कर सकते हैं आगे चल के मार्केट में। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि आप लोग ऑब्वियसली माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं तो आप लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? एक तो सबसे पहली जो आपको चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, सबसे पहले वो करती है प्रोडक्ट की इमेजेस, जो सबसे पहले जहाँ पे हमारी नजर पड़ती है और जो चीज़ हम जिसको देख के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाती है फिर प्रोडक्ट की प्राइस, और बाद में फिर उसके वो बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है। तो इमेजेस और प्राइस, ये दो ऐसे आप कह लें कि हमारे पास एक हथियार हैं जिनसे हम अपनी अमेज़ोन की लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हैं। तो इमेजेस और प्राइस के ऊपर आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपका फ़र्ज़ ये है कि आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि इमेजेस और प्राइस हमारी बेहतरीन होनी चाहिए अगर हम लोग अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को रैंक करना चाहते हैं, उसके ऊपर सेल्स लाना चाहते हैं। वो बात की बात है कि वो कहे कि नहीं आप गुजारा कर लें इन इमेजेस से या इस प्राइस के ऊपर गुजारा कर लें। आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया, आपने अपने क्लाइंट को बता दिया। तो आगे चल के अगर अल्लाह ना करे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो आपको आपके पास सेफ मेथड हो कि मैंने आपको बताया था कि इमेजेस और प्राइस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब डिस्क्रिप्शन और की प्रोडक्ट फीचर्स, की प्रोडक्ट फीचर्स कहते हैं हम बुलेट पॉइंट्स को, डिस्क्रिप्शन कहते हैं हम लोग जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। ये ए प्लस डिस्क्रिप्शन नहीं है, ए प्लस कंटेंट नहीं है ये। मतलब ये ना हो कि आप लोग ये समझ रहे हो कि यहाँ पे ए प्लस कंटेंट ऐड करते हैं, ए प्लस कंटेंट हम कहीं और से ऐड करते हैं। सिंपल डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं जिसके अंदर हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हुए सिंपल लिस्टिंग को भी बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि बैक एंड पे कीवर्ड्स ऐड करना, बैक एंड पे कीवर्ड्स ऐड करना। अब एक तो बैक एंड हो गया कि बैक एंड नहीं, फ्रंट एंड कह लें आप उसे। फ्रंट एंड एक तो ये हो गया कि आप उसकी जो कीवर्ड्स हैं आप अपने वो टाइटल में ऐड कर रहे हो, बुलेट पॉइंट में ऐड कर रहे हो या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हो, ये फ्रंट एंड कीवर्ड्स कह लें आप, ठीक है। जो सामने वाजिया कीवर्ड्स हैं। बैक एंड तो कीवर्ड्स, सच में सारे फायदे बैक एंड करते कीवर्ड्स यार तो होते हैं जो आप यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर बैक मेरे एंड पास और पे कुछ नहीं सर्च खाने के करते लिए, हैं। मटन खाना ही है बता दो। बैक एंड कीवर्ड्स इनको कहा जाता है। अब बैक एंड कीवर्ड्स इस कदर इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप लोग देखें मार्केट में, आप लोग जाएंगे, आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा भी होगा कि अगर आप लोग एज एन अमेजोन सेलर हैं, ठीक है, और आपकी लिस्टिंग रैंक नहीं हो रही, आपकी लिस्टिंग कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आपको शो करा रही है, और आप किसी एसईओ एक्सपर्ट को हायर करते हैं, एसईओ एक्सपर्ट को हायर करते हैं कि यार ये मेरी लिस्टिंग चेक करना कि क्या इसके अंदर इशू आ रहा है, क्यों ये मतलब मेरे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं हो रही, BSR इंप्रूव नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो वो सबसे पहले क्या चीज देखता है, वो सबसे पहले बैकएंड पे आता है, यहाँ पे आता है लिस्टिंग पे, यहाँ पे आके देखता है कि आपने कौन कौन से कीवर्ड ऐड किए हुए हैं सर्च टर्म के अंदर। सर्च टर्म के अंदर कीवर्ड ऐड करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बायर ये वाला कीवर्ड अप्लाई करेगा सर्च बार के ऊपर तो आपकी लिस्टिंग उसको नजर आएगी, ठीक है। तो अगर आपके मोस्टली लोगों ने, मैं अगर आपको बताऊं कि मोस्टली लोग जिनको जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं या जो न्यूबी होते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता, उनको इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो ये सर्च टर्म को छोड़ देते हैं क्योंकि ये रेड तो है नहीं, कंपलसरी तो है नहीं। तो वो क्या सोचते हैं कि ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज़ है, चलो छोड़ दो इसको, हमने कीवर्ड्स ऐड कर तो दिए हैं टाइटल वगैरह में, बुलेट पॉइंट में, तो वो इसको छोड़ देते हैं। और जब वो इसको छोड़ देते हैं ना तो उनकी रैंकिंग फ्रीज हो जाती है, उनकी रैंकिंग फ्रीज हो जाती है, उनको इंप्रूवमेंट नहीं होती उनकी लिस्टिंग के अंदर, उनकी सेल नहीं इंक्रीज हो रही होती है, बाद में फिर वो परेशान होते हैं। तो बैकएंड के अंदर कीवर्ड्स ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर ये ऑर्गेनिक कीवर्ड होते हैं, हाँ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अब्दुल्ला ने। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑर्गेनिक प्लस Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स। अब बेसिकली कहानी क्या है, अभी तक हम लोग असल में ना कीवर्ड्स के फैक्टर को समझ नहीं पाए हैं हम लोग अभी तक। हम लोगों ने बस देखा है कि हीलियम 10 हमें कीवर्ड बता देता है, उसमें से हमने ऑर्गेनिक वाले पकड़ लिए और यहाँ पे रख दिए और हमारा काम हो गया। नहीं, अब कीवर्ड कीवर्ड का मकसद क्या है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का मकसद क्या है और Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स का मकसद क्या है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का मकसद ये है कि जब आप उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएं तो आप वहां पे किसी स्पॉन्सर टैग के साथ रैंक ना हो, आपका कोई स्पॉन्सर टैग ना लगा हो आपकी लिस्टिंग के ऊपर,
ऑर्गेनिकली बगैर किसी स्पॉन्सर टैग के आप उधर रैंक हो, ज्यादा पायदार रैंक होता है, वो काफी देर तक रहता है और आपको वहां से सबसे ज्यादा सेल मिलती है। ये होता है मकसद आपके ऑर्गेनिक कीवर्ड यूज करने का, रैंक होने के बाद का। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रैंक होने के बाद का फायदा है इनका। रैंक होने के बाद उधर से सेल मिलती है, रैंक होने के बाद उधर से प्रॉफिट मिलता है, रैंक होने के बाद उधर हमारी पोजीशन फिक्स होती है, एक चीज। अब ऑब्वियसली रैंक भी तो होना है ना, रैंक ना हुए तो फिर कहाँ जाना है। अब रैंक होने के लिए हमें चाहिए सेल। अब सेल कहाँ से आएगी हमारी? सेल आएगी हमारी Amazon रेकमेंडेड कीवर्ड से, क्योंकि Amazon रेकमेंडेड का टैग उन्हीं कीवर्ड्स को मिलता है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बायर होते हैं, और उनके ऊपर वही बायर होते हैं जो उस कीवर्ड को टाइप ही इसीलिए करते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट लेनी होती है। अब आप एक एग्जांपल लें कि एक कीवर्ड है होम डेकोर का, एक कीवर्ड है होम डेकोर का। अब कोई बायर होम डेकोर, अब ऑब्वियसली जो होम डेकोर का कीवर्ड है ना, वो 2-6 लाख सर्च वॉल्यूम है उसका। अब जो बायर होम डेकोर का कीवर्ड टाइप करके Amazon के ऊपर आता है, क्या उसने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेनी होती है? होम डेकोर में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आर्टिफिशियल चीजें आ जाती हैं, कंट्री सेट आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब बायर स्पेसिफिक नहीं है, बायर अब विंडो शॉपिंग कर रहा है, बायर की मर्जी, वो जो सी मर्जी प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक में भी आ जाते हैं ये कीवर्ड, और ये कह लें कि आप एक नॉन एग्जैक्ट मैच कीवर्ड होते हैं रैंक होने के बाद वाले, ठीक है। अब Amazon, अब उसी के कीवर्ड लगा लें कि आप कहें कि कल्ट्री सेट, एक होम डेकोर का एक प्यारा सा सेट है, ठीक है जी। अब बायर अगर कल्ट्री सेट उधर कीवर्ड टाइप करेगा और उस नीश पे आएगा, तो उसका मतलब वो स्पेसिफिक है, उसने प्रोडक्ट लेनी है और वो प्रोडक्ट को परचेज करके ही जाएगा, नो मैटर किस सेलर की प्रोडक्ट को परचेज करता है, लेकिन प्रोडक्ट परचेज करने आया वो, उसने एक एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टाइप किया है और उसका मकसद है वो प्रोडक्ट परचेज करना, ठीक है जी। ये डिफरेंस समझना है हमने। तो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपोज 100 कीवर्ड यूज करते हैं सर्च टर्म के अंदर, तो सर्च टर्म में उन 100 में से हमारे 60% कीवर्ड कौन से होंगे? Amazon रेकमेंडेड वाले। Amazon रेकमेंडेड कीवर्ड रिच होनी चाहिए आपकी लिस्टिंग। मैं तो अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो 70-80% Amazon रेकमेंडेड वालों को ही देखता हूँ कीवर्ड्स को। अब ये एक चीज ये जहन में रख लें कि हर कीवर्ड Amazon रेकमेंडेड भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑर्गेनिक होगा तो Amazon रेकमेंडेड नहीं होगा और अगर Amazon रेकमेंडेड होगा तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। दोनों निशेस में, दोनों कैटेगरीज में एक कीवर्ड डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो मैं तो मोस्टली टारगेट ही उन्हीं कीवर्ड्स को करता हूँ जो दोनों में होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तीर से दो निशान वाला काम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिक कुछ डिफरेंट है और Amazon रेकमेंडेड वाले डिफरेंट है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अगर सर्च टर्म में 100 कीवर्ड डालते हैं तो 100 में से 60 कीवर्ड वो हो जो Amazon रेकमेंडेड वाले हो। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहता कि ऑर्गेनिक वाले यूज ही नहीं करने। भाई अगर ऑर्गेनिक वाले यूज नहीं करोगे तो रैंक होने के बाद सेल कहां से लगेगी आपकी? तो ऑर्गेनिक 40% लाजमी यूज करनी है सर्च टर्म के अंदर। और वाइटल इन्फो में जब आप कीवर्ड ऐड कर रहे होते हैं टाइटल में, तो बहुत ध्यान से करने हैं। हम 3 कीवर्ड यूज करते हैं, लेट्स सपोज हम 3 कीवर्ड यूज करते हैं वाइटल इन्फो के अंदर। तो उन 3 कीवर्ड में से एक कीवर्ड हमारा वो एग्जैक्ट मैच ऑर्गेनिक कीवर्ड होगा जिसको हमने टारगेट करना है। दूसरा कीवर्ड लाजमी है कि कोई अच्छा हाई सर्च वॉल्यूम वाला Amazon रेकमेंडेड कीवर्ड हो। अच्छा हाई सर्च वॉल्यूम वाला Amazon रेकमेंडेड कीवर्ड हो। इस चीज को लिख लें। मैं कहता हूं कि भूल जाते हैं, हर बंदा भूल जाता है इस चीज को, और बाद में फिर हम लोग कहते हैं कि सर हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्ट पे कन्वर्जन नहीं है। लोग आ जाते हैं हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर लेकिन वो परचेज ही नहीं करते। बाद में जब लिस्टिंग को स्टडी किया जाता है तो पता लगता है कि उन्होंने तो किए ही वो विंडो शॉपिंग वाले कीवर्ड ऐड है। तो इस तरह की गलती हमने नहीं करनी है। हम लोगों ने प्रोफेशनलिज्म शो करनी है हमारे अपने बायर्स को, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हुई है इस चीज की? मतलब अगर 3 कीवर्ड यूज करते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर, तो उसमें से एक कीवर्ड हमारा 25 to 50,000 सर्च वॉल्यूम के बीच का ऑर्गेनिक कीवर्ड होगा। 25 to 50,000 सर्च वॉल्यूम के बीच का एक ऑर्गेनिक कीवर्ड होगा। सेकंड कीवर्ड लाजमी कोई 30 to 70,000 सर्च वॉल्यूम के बीच का कोई Amazon रेकमेंडेड कीवर्ड होना चाहिए। कितना? 30 to 70 के बीच का।
30 to 70,000 के बीच का Amazon recommended कीवर्ड होना चाहिए। थर्ड कीवर्ड या तो आप दोनों का मिक्सचर निकाल लें कि थर्ड कीवर्ड कोई ऐसा कीवर्ड हो, कोई हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो जाए, मतलब कोई 1.5-2 लाख सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो जाए, ताकि आपकी लिस्टिंग को थोड़ा सा बूस्ट भी तो मिले ना, लोग आए आपकी लिस्टिंग के ऊपर। तो लोग आपके कहाँ से आएंगे? हाई सर्च वॉल्यूम वाले के ऊपर से आएंगे। हालांकि परचेज चलो नहीं भी करते, लेकिन लोग तो आते हैं ना। तो थर्ड कीवर्ड आपका कोई ऐसा होना चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम 50, 60, 70 हजार, 1 लाख से ज्यादा वाला हो। इस चीज को जहन में रखें आप लोग। अच्छा जी, आ जाते हैं फिर, इधर आ जाते हैं। तो इस चीज की होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक तो 60% हमने वेटेज देनी है हाई सर्च वॉल्यूम Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स को। हाई सर्च वॉल्यूम का मतलब मोर देन 30,000 एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 70,000। इस लिमिट के बीच में खेलना है हमने, इस लिमिट के बीच में खेलना है हमने Amazon रिकमेंडेड कीवर्ड्स के लिए। और जो ऑर्गेनिक वाला है वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक वाले हमने सारे ही यूज करने हैं। ऑर्गेनिक वाले चाहे 1.5-2 लाख वाला हो, चाहे जितने मर्जी हजार वाला हो, हमने वो यूज जरूर करना है यहाँ पे। और वाइटल इन्फो में कोशिश करनी है कि ऑर्गेनिक कौन सा हो 25 to 50 का, ठीक है। और जो थर्ड वाला कीवर्ड होगा वो चाहे आप लोग टाइटल में 1.5-2 लाख वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सर्च टर्म में एक तो सारे कीवर्ड यूज करने हैं सर्च टर्म के अंदर, और मोस्टली 60% Amazon रिकमेंडेड और 40% ऑर्गेनिक। सर्च टर्म के अंदर हमने हमारा मकसद समझने की कोशिश करें ना, मकसद ये है कि कीवर्ड रिच होनी चाहिए हमारी लिस्टिंग। कोई भी कीवर्ड हो जो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी प्रोडक्ट से रिलेट करता है ना, वो कीवर्ड हमारी लिस्टिंग में जरूर होना चाहिए। ये चीज ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, मोर डिटेल्स उसे, अच्छा डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ मैं। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे दूँ, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन पे आते हैं कि डिस्क्रिप्शन HTML के साथ किस तरह डिस्क्रिप्शन करनी है और मोर डिटेल्स किस तरह। मोर डिटेल्स बेसिकली डायमेंशन होती है कि आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, पार्ट नंबर क्या है, एक्सटर्नल टेस्टिंग सर्टिफिकेट। अब देखें ना, बैटरीज का जिक्र आया था पीछे, तो अगर मैं बैटरीज पीछे ऐड कर देता तो सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग लेते हैं मेरे से, तो मैंने क्योंकि ऐड नहीं किया तो ये ऑप्शनल है। प्रोडक्ट डायमेंशन, जो भी आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ठीक है, वो सारी यहाँ पे मेंशन करनी है। अब ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है। आपने ये नहीं समझना कि प्रोडक्ट की डायमेंशन का मतलब जिसकी पैकेजिंग की डायमेंशन, नहीं। पैकेजिंग डायमेंशन अलग है, प्रोडक्ट डायमेंशन अलग है। मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं लैपटॉप की डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है पैकेजिंग डायमेंशन, तो मेरा जो लैपटॉप का जो बॉक्स था, जो उसकी पैकेजिंग थी, मैं उसकी डायमेंशन बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने पूछा है प्रोडक्ट डायमेंशन, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की डायमेंशन बताऊंगा, ठीक है जी। वॉल्यूम बता दें, आइटम डिस्प्ले, अब ये है आपकी पैकेजिंग डायमेंशन, ये आपकी पैकेजिंग डायमेंशन है। यहाँ पे आपने पैकेजिंग डायमेंशन बतानी है और यहाँ पे ये चीज जरूर सेलेक्ट करनी है कि इंचीज में है, माइल्स में है, सेंटीमीटर में है। ये नहीं करेंगे तो ये चीज आखिर में जब आप लिस्टिंग सेव करेंगे तो ये सेव नहीं होती है। डायमीटर बता दें, पैकेजिंग डायमेंशन दोबारा पूछ लिया इन्होंने, एक दफा बता दें, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। वेट बता दें, वेट जरूर बताएं, खाली लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, तो हम लोग ये वेट वगैरह नहीं डालते हैं, पैकेज वेट, आइटम वेट। तो उसका ये होता है कि यहाँ पे नीचे जाके ना ये खाली शो हो होते हैं। यहाँ पे मैंने भी नहीं बताया, वे देखें, ये एरिया खाली शो हो रहा है, तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। मैंने पैकेजिंग वेट नहीं बताया हुआ, तो ये खाली है, ठीक है। मैंने आइटम डायमेंशन नहीं बताई हुई, पैकेजिंग डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन बताई हुई है, लेकिन पैकेजिंग डायमेंशन नहीं बताई हुई, तो ये खाली एरिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। वॉल्यूम है, अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट है, यूनिट पर यूनिट, पैक ऑफ 2 बेच रहे हैं, पैक ऑफ 4 बेच रहे हैं, वो यहाँ पे ऐड करें। जब आप ये यूनिट बताते हैं ना, पर यूनिट प्राइसिंग, और ये यूनिट काउंट बताते हैं, बेसिकली यूनिट काउंट का बताते हैं, तो ये आपकी कहाँ पे सेव होती है? ये आपकी सेव होती है ये यहाँ पे, ये बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। मैंने नहीं बताई हुई तो यहाँ पे भी सेव नहीं हुई और ये नजर नहीं आ रही, कितनी खराब सी लग रही है यहाँ पे ये चीज। हालांकि यहाँ पे इसको शो होना चाहिए था, मैंने नहीं बताई हुई तो नहीं हुई, तो आप लोगों ने लेकिन इसको भी जरूर बताना है। मेजर बता देंगे कितने, किस में मेजर की जाती है, ml में मेजर की जाती है, ग्राम में मेजर की जाती है, ठीक है। अगर कोई ग्लास रिलेटेड प्रोडक्ट है या जिसका कोई वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है वो। मॉडल ईयर, कैपेसिटी क्या है ये बता दें। वारंटी क्या है आपकी प्रोडक्ट की। क्या डिस्क्लेमर आप क्या देना चाहते हैं अपने बायर को, डिस्क्लेमर क्या देना चाहते हैं? ये मैन्युफैक्चरर वारंटी फॉर 90 डेज के, अगर आप 90 डेज के अंदर अंदर आप मेरी प्रोडक्ट को वापस करना चाहते हैं, अगर ख़राब हो जाती है तो मैं वापस कर लूँगा, या उसकी जगह आपको कोई नई आइटम दे दूँगा,
ये वारंटी आपने यहाँ पे ऐड करनी है कर लें। अगर आपका सेलर अलाउ नहीं करता तो आप ना करें। इस फ्रेजाइल कि अगर आपकी प्रोडक्ट फ्रेजाइल है, नहीं भाई हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल भी फ्रेजाइल नहीं है, यहाँ पे बता दें आगे चल के ताकि इशू ना हो। फ्रेजाइल नहीं है हमारी प्रोडक्ट। सीजन एंड कलेक्शन ईयर, अब मेरा तो कोई सीजन है नहीं प्रोडक्ट का, तो मैं इसमें यहाँ पे चीज़ ऐड नहीं करूँगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स है, आप इसको ऐड करना चाहें करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे और ये ऊपर जितना भी ये रेड हुए हैं ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो आपका सेव वाला ऑप्शन होगा ये अनेबल हो जाएगा, फिर आपकी जो लिस्टिंग है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम नमाज के बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बुलेट पॉइंट और ये बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड की जाती है। तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ये अनलिमिटेड होता है मेरे ख्याल से, 6000 होते हैं, 6000 वर्ड्स, 6000 कैरेक्टर्स, लेकिन मेरे ख्याल से ये अनलिमिटेड कर दिया हुआ है। पहले था कि 6000 कैरेक्टर्स आपने ऐड करनी है, लेकिन अब नहीं ये कहते हैं, तो आप जितने मर्जी ऐड करें। कुछ लोग कहते हैं कि कंटेंट राइटर से लिखवाएं, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि खुद लिखें, तो क्या करना चाहिए? डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर। अब अगर क्लाइंट के पास बजट है तो कंटेंट राइटर, अगर नहीं है उसके पास बजट तो आप फिर खुद ही आप मजबूर होते हैं लिखने के लिए। वैसे तो लेकिन अगर देखा जाए कि प्रोफेशनलिज्म अगर थोड़ा सा किया जाए तो ये कंटेंट राइटर ही लिख के देता है, फिर उसके अंदर हम HTML ऐड करते हैं, उस जो डिस्क्रिप्शन हमें कंटेंट राइटर ने बना के दी होती है और वो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं आप डिस्क्रिप्शन भी खुद ही बनाएं, तो फिर हम बाउंड होते हैं डिस्क्रिप्शन खुद बनाने के लिए। तो कंटेंट राइटर का क्या रेट, मतलब पर वर्ड का या पेज का लेता है बेसिकली ना। मैंने एक दफा ना एक कंटेंट राइटर से करवाया था, तो मैंने जिसको करवाया था वो पाकिस्तानी थी और उसने मुझे चार्ज किया था पर $1, $1 पर डिस्क्रिप्शन या पर प्रोडक्ट। सर कंटेंट राइटिंग तो वो भी खुद ही सर वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं, जाके वैल्यूज को देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, तो सर ये काम तो हम भी कर सकते हैं इजीली, कोई इसमें इतना है नहीं, आप मेहनत करें तो कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं खुद भी लिखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जैसे कॉपी वगैरह करते हैं। मैं भी यही करता हूँ। मैंने भी अगर किसी की कंटेंट राइटिंग करनी होती है ना, या अपनी ही प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन लगानी होती है, तो मैं एक मेथड यूज करता हूँ। मैं वो मेथड बताऊंगा आप लोगों को, बड़ा मजेदार मेथड होता है, क्योंकि अगर हम किसी की कॉपी करें ना तो हमारा रैंक फ्रीज हो जाता है। तो वो मेथड मैं यूज करता हूँ, वो मैंने अपनी इन लिस्टिंग्स के ऊपर यूज किया हुआ है। ये जो लिस्टिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इनका अल्हम्दुलिल्लाह रैंक फ्रीज नहीं हुआ, तो वो बड़ा एक मजेदार देखेंगे। वो प्लेजरिज्म कम करने के लिए ना, मैं किसी की उठा के उसको गूगल पे डाल के 2-3 दफा उस पर ट्रांसलेट करें तो वो अच्छा भला काम बन जाता है, प्लेजरिज्म फिर पकड़ा नहीं जाता। नहीं, ये जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ थोड़े वर्डिंग चेंज करनी होती है और अपने वर्ड्स में लिख लें तो फिर भी सही है। आप उधर से आइडिया लें और अपने अल्फाज में लिख लें। तो ये है कि आप आइडिया ले लें या वर्डिंग चेंज कर लें, या ये है कि आप मार्केट ही चेंज कर लें। तो वो मैं तो बता के करता हूँ, मैं मार्केट ही चेंज कर लेता हूँ। मार्केट चेंज करने से फायदा बड़ा हो जाता है, तो क्योंकि सेम मार्केट अगर हम करेंगे ना तो वो फिर ना रैंक फ्रीज हो जाता है। तो मैं तो मार्केट चेंज करके दूसरी मार्केट के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे कोई ऐसा सेलर ढूंढता हूँ जो उस मार्केट के ऊपर ना हो, US UK मार्केट के ऊपर ना हो, US मार्केट के ऊपर ना हो, उसकी लिस्टिंग से कंटेंट देखता हूँ, उसको फिर यूज कर लेता हूँ। ये इससे ना फिर वो रैंक नहीं फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो सेम ऐसे नहीं होता मार्केट का। अमेजोन का इतना आइडिया नहीं होता है कि क्योंकि यूके का लॉगरिथम डिफरेंट है, वो क्या नाम है, किसी और मार्केट का लॉगरिथम डिफरेंट है, तो पकड़ा नहीं जाता है बंदा। लेकिन फिर बीच में अगर कोई ब्रांड नेम आ जाए, कोई उसका स्पेसिफिक कीवर्ड आ जाए, तो वो भी बहुत देख के हमें करना पड़ता है। तो वो एक एक लाइन उठा के उसको